नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आपको एक ऐसा केस जिसे सुनकर जज साहब भी रो पड़े। आखिर क्यों एक पिता ने अपने ही बेटे पर किया केस। सच सुनकर वहां खड़े अफसरों की आंख में भी आंसू आ गए। 70 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति हाथों से खुद को अस्पताल की मेज पर टिकाने की कोशिश कर रहा था कि तभी नर्स ने बाहर आकर कहा, मिस्टर अजीत जी, आपकी वाइफ कमला देवी जी आपको अंदर बुला रही हैं। अजीत जी अंदर आए तो कमला जी, जिनके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, वह ऑक्सीजन मास्क हटाते हुए बोली, क्या हुआ जी, आज भी नमन नहीं आया? आपने उसे बताया नहीं कि मैं उसे कितना याद कर रही हूँ? अजीत जी झूठी मुस्कान लिए बोले, अरे भाग्यवान, हद करती हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें देखने ना आए? दरअसल जब वह आया था तो तुम सो रही थी। वह तुम्हें उठाने लगा तो मैंने उसे मना कर दिया। अब वह जब दोबारा आएगा तब मिल लेना। वह अपने ऑफिस से पूरे 4 दिन की छुट्टी लेकर आया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। फिर मिल लेना। कमला जी थोड़ी नाराजगी जताते हुए बोली, आपने भी हद कर दी। अगर जाग जाती तो क्या हो जाता? कौन से पहाड़ टूट जाते? अरे मैं तो वैसे भी पूरा दिन पड़ी रहती हूँ, यहाँ पड़े पड़े मन भी नहीं लगता। अब आप यह बताइए कि हम घर कब चल रहे हैं? डॉक्टर से कुछ बात हुई आपकी? यह सुनकर अजीत जी कुछ देर के लिए खामोश हो गए। फिर कमला जी से बोले, अरे हाँ, क्यों परेशान होती हो? डॉक्टर से मेरी बात हो गई है, जल्दी ही तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, परेशान मत हो। कमला जी को ढांढस बंधाते हुए अजीत जी बाहर निकले और बाहर आकर फिर से उन्हीं बेंचों पर बैठकर सोचने लगे। अनेकों परेशानियों और जिंदगी की जद्दोजहद के बारे में सोचते हुए अपने अतीत की यादों में खो गए। दरअसल कभी अजीत सिंह जी अपने गांव के जाने माने रईसों में से एक थे, और होते भी क्यों ना। उनके पिता गांव के बड़े इज्जतदार और सम्मानजनक व्यक्ति थे। गांव के सभी लोग उनका बड़ा सम्मान करते थे। जब से अजीत जी की सरकारी नौकरी लगी, तब से तो उनके गांव में उनके पिता की इज्जत और पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। अजीत जी की नौकरी के बाद उनके पिता ने अपने ही पड़ोस के गांव में रहने वाले अपने एक मित्र की बेटी से अजीत जी का रिश्ता तय कर दिया। अपने पिता की बात मानकर अजीत जी ने भी कमला देवी जी से शादी करने के लिए हाँ कर दी। कई बरसों तक जब कमला देवी जी को माँ बनने का सुख ना मिला, तो घर वालों ने अजीत जी की दूसरी शादी करने का फैसला किया। इसके बाद कमला देवी जी तो पूरी तरह टूट चुकी थीं। बेचारी दिन रात ईश्वर से बस यही प्रार्थना करती कि ईश्वर किसी तरह उनकी सोनी गोद भर दे। शादी के 15 वर्ष बाद उन्होंने अपने बेटे नमन का मुंह देखा। सभी माँ बाप की तरह उन्होंने भी अपने बेटे की हर ख्वाहिश को पूरा किया। किंतु कहते हैं ना कि बुरा समय कभी भी बताकर नहीं आता। कुछ ऐसा ही हुआ अजीत जी के साथ। उनकी माता जी की मृत्यु तो पहले ही हो चुकी थी। फिर कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि उनके पिताजी को जानलेवा बीमारी है, जिनके इलाज में अजीत जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी सभी धन संपत्ति अपने पिताजी को बचाने के लिए दांव पर लगा दी, लेकिन फिर भी वह अपने पिता को बचा ना सके। धीरे धीरे
समय बीतता गया और उनके बेटे नमन की 12वीं कक्षा भी पूर्ण हो गई और वह अपने पिता से बोला, पापा, मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहता हूँ। आप तो जानते हैं कि विदेश में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जबकि यहाँ से पढ़ाई करूँगा तो वहीं 20-25 हज़ार रुपये की नौकरी पर सीमित होकर रह जाऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा 40,000, उससे ज़्यादा सैलरी यहाँ कोई नहीं देता। अब आप ही बताइए, मेरी इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा अगर मैं किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ाई भी ना कर सकूं? कमला जी ने बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन अजीत जी ने अपने बेटे की इस ख्वाहिश को भी पूरा किया और अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उसे विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया। अब नमन अपने माँ बाप से दूर विदेश में पढ़ने गया और इधर नमन के माँ बाप कमला जी और अजीत जी बिल्कुल अकेले रह गए थे, क्योंकि उनका इकलौता बेटा नमन तो देश से बाहर गया हुआ था। वे बेचारे दोनों अकेले रह गए थे। दिन रात बस अपने बेटे को याद करते रहते थे। वे दोनों बस इस आस में जी रहे थे कि एक दिन उनका बेटा जब कामयाब हो जाएगा तो उन्हें अपने साथ ले जाएगा। अब उसकी ग्रेजुएशन भी पूरी हो चुकी थी और विदेश में ही उसने नौकरी भी लगा ली थी। वह अपनी लाइफ में इतना व्यस्त हो गया था कि उसके पास अपने माँ बाप को याद करने का भी टाइम नहीं था। वो तो अजीत जी की सरकारी नौकरी थी, सो दोनों पति पत्नी अपनी पेंशन के सहारे अपना समय काट रहे थे। एक दिन उनके बेटे ने उन्हें फ़ोन करके बताया कि वह अपने माता पिता से मिलने आ रहा है। दोनों बहुत खुश हुए, और होते भी क्यों ना, बरसों बाद उनका बेटा उनके पास वापस जो आ रहा था। अगली सुबह नमन अपने घर पहुंचा और औपचारिकता के लिए उसने अपने माँ पापा के पैर छूते हुए उन्हें प्रणाम किया और साथ ही उसने उन्हें एक लड़की से मिलवाया जो कि कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न थी। कमला जी और अजीत जी थोड़ा चौंके, फिर वे दोनों बिल्कुल सामान्य व्यवहार करते हुए बोले, आओ बेटा, अंदर आओ। बड़े दिनों बाद हमारा बेटा अपने घर वापस आया है। आओ बेटा, अपने अपने कमरे में जाकर आराम करो। अजीत जी और कमला जी दोनों अपने घर के छोटे से बगीचे में बैठकर बातें कर रहे थे। कमला जी बोली, आज का दिन कितना शुभ है ना। कितने वर्षों बाद हमारा बेटा हमारे पास वापस लौटा है। अजीत जी अपने बेटे के आने से खुश तो थे, लेकिन वह मन ही मन कुछ सोच रहे थे और वह बोले, कमला, तुम्हें शायद याद नहीं, तुम्हारा बेटा आखिरी बार जब आया था तब भी मेरे रिटायरमेंट की पार्टी में, और तब भी हम इसी तरह खुश हो रहे थे, लेकिन वास्तव में वह हमारी खुशियों में शामिल होने नहीं, बल्कि मेरे रिटायरमेंट के पैसे जो मुझे उस वक्त मिले थे उन्हें हड़पने के लिए आया था। और जब उसे वह पैसे मिल गए तो वह अगले ही दिन चला गया था। आप भी ना कैसी बातें करते हैं। हमारा जो भी कुछ है वह सब कुछ नमन का ही तो है। आज नहीं तो कल हमें वैसे भी सब कुछ उसी को तो देना था। कमला, तुम समझ नहीं रही हो। यह बात सही है कि हमारे मरने के बाद सब कुछ उसी का है, लेकिन हमारे जीते जी जो इंसान हमारे जीवन को मौत से भी बदतर बना सकता है, उसकी शायद तुम्हें उम्मीद नहीं है। आज के समय में पैसा बहुत मायने रखता है, और जिन लोगों के लिए रिश्ते मायने रखते हैं वे लोग कुछ अलग होते हैं। हमारा बेटा वैसा नहीं है। आप खामखा ही परेशान हो रहे हैं।
आप कुछ ज्यादा सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नमन बहुत अच्छा है और वह हमसे बहुत प्यार करता है। आप इन सब बातों को दिमाग से निकाल दीजिए और अंदर चलिए। अंदर जाकर सभी लोग अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए। नमन भी अपने कमरे में आराम करने गया और कमला जी ने उस लड़की को मेहमानों वाले कमरे में आराम करने के लिए कहा, क्योंकि आज इतने समय बाद उनका बेटा वापस आया था, इसीलिए वह बहुत ज़्यादा खुश थीं और उन्होंने अपने बेटे की पसंद के सभी व्यंजन भी बनवाए और अपने बेटे को खाने के लिए बुलवाया। नमन खाने के लिए आया और खाना खाने के बाद उसने अजीत जी से कहा, पापा मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अजीत जी खाना खाते खाते गर्दन हिलाकर बोले, बताओ बेटा, क्या बात करनी है? नमन बोला, पापा मैंने आज आपको निम्मी से मिलवाया। दरअसल यह मेरी कलीग है, मेरे ऑफिस में मेरे ही साथ काम भी करती है। और दरअसल पापा बात यह है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि हम बहुत ही साधारण तरीके से शादी का काम निपटा लें, फिर 3 दिन बाद ही हमें वापस भी जाना है। मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस में पहले से ही अप्लाई कर दिया था। अजीत जी यह सुनकर चौंक गए, लेकिन यह सुनकर कि नमन ने पहले ही रजिस्ट्रार ऑफिस में अप्लाई भी कर दिया है, उन्हें जैसे खुद पर यकीन ही नहीं हुआ। वे नमन की बात को दोहराते हुए बोले, क्या कहा तुमने? रजिस्ट्रार ऑफिस में अप्लाई कर दिया है? ना हमसे पूछा, ना हमें बताया, बिन कुछ पूछे तुमने यह निश्चय कर लिया कि तुम्हें किससे शादी करनी है और किससे नहीं। और यह सब तुमने हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। तुमने इतना बड़ा फैसला बिना हमारी मर्जी के ले लिया, बिना हमसे पूछे। इस पर नमन बोला, प्लीज़ पापा आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? और वैसे भी इसमें आपसे पूछने की भला क्या बात है? शादी मुझे करनी है और लाइफ टाइम हम लोगों को एक दूसरे के साथ में रहना है, तो हम लोगों की मर्जी होनी ज़्यादा ज़रूरी है। आपका क्या है? आप तो गांव की किसी भी लड़की से मेरी शादी करवा देते, लेकिन मुझे किसी गंवार के साथ नहीं बंधना। मुझे मेरे स्टैंडर्ड की लड़की चाहिए थी, जो कि मुझे मिल चुकी है। कमला जी थोड़ी तेज आवाज में बोली, नमन शायद तू भूल रहा है कि तू अपने पापा से बात कर रहा है। हमने तुझे विदेश पढ़ने के लिए भेजा था, इसलिए नहीं कि तू अपनी सारी तमीज़ भूल जाए। तुझे इतनी भी तमीज़ नहीं कि अपने से बड़ों से इतनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की जाती। प्लीज़ मम्मी, अब आप भी शुरू मत हो जाइए। मैंने ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया? गुस्से में नमन बोला, अरे आप लोगों को बता तो रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि शादी कर ली और आपको बताया ही नहीं। आप लोगों को बताकर ही शादी कर रहा हूँ ना, फिर भी इतना ड्रामा क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है? कमला जी अपने बेटे का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर आश्चर्यचकित रह गईं और बोली, ड्रामा? तुझे तेरे माँ बाप की फिक्र और उनका प्यार ड्रामा लग रहा है? ऐसा नहीं है नमन कि हमें तुम्हारी खुशियों से कोई परेशानी है, बस हम नहीं चाहते कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई गलत इंसान आ जाए जिसके कारण तुम्हें ज़िंदगी भर पछताना पड़े। कमला जी के इतना कहते ही निम्मी खाने की प्लेट को फेंकती हुई बोली, नमन तुम यहाँ पर मेरी बेइज्जती करवाने के लिए लाए हो? दिखाई नहीं देता
तुम्हारी बूढ़ी माँ मेरी कितनी इंसल्ट कर रही है और तुम यहाँ बुत बने खड़े हो। तुम्हारे मुंह से तो एक शब्द भी नहीं निकल रहा। अगर अभी तुम्हारे यह हाल है तो शादी के बाद तो क्या ही होगा। मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना। तुम्हें तुम्हारे घर वाले मुबारक हो। मैं चली। हाथ झटकती हुई निम्मी अपने कमरे में चली गई। क्या मम्मी, फालतू का ड्रामा क्रिएट कर रखा है आप लोगों ने। बिना बात ही बेचारी को रुला दिया ना। आप लोग भी कभी नहीं बदल सकते। कहते हैं ना कि गंदी नाली का कीड़ा उसी नाली में राजी रहता है। यह कहता हुआ नमन गुस्से में तमतमाता हुआ निम्मी के कमरे में गया और कमला जी और अजीत जी खड़े के खड़े रह गए। अपने बेटे के मुंह से कभी उन्होंने इतनी बातें नहीं सुननी होंगी। उन्होंने इसकी तो कभी उम्मीद ही नहीं की थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस बेटे को वे इतनी उम्मीद और इतने विश्वास के साथ अपना सब कुछ खोकर विदेश में भेज रहे हैं, एक दिन वह उन्हें खाली हाथ सड़क पर लाकर खड़ा कर देगा। गुस्से में निम्मी अपना बैग पैक करके घर से निकल गई और उसके पीछे पीछे नमन भी चला गया और दोनों बूढ़े माँ बाप आंखों में आंसू भरकर अपने बेटे को देखते रह गए। लेकिन उनके बेटे ने एक बार भी मुड़कर अपने माँ बाप को नहीं देखा और अपनी प्रेमिका के पीछे पीछे चल पड़ा। नमन तो चला गया, लेकिन अपने पीछे अपार दुख और तकलीफ अपने माँ बाप के लिए छोड़कर चला गया। वे दोनों जिस तकलीफ से गुजर रहे थे, इस वक्त शायद ही इसका अंदाज़ा कोई लगा सकता था। दोनों अपना दुख अपने मन में दबाए फिर से अपनी ज़िंदगी जीने लगे। अब अजीत जी ने जिन लोगों से कर्जा लेकर अपने बेटे को विदेश पढ़ने भेजा था, वे लोग कर्ज मांगने घर तक आने लगे। उन्होंने नमन को फ़ोन किया और सारी बात बताई तो नमन ने गुस्से में फ़ोन काट दिया और उल्टा उन्हें 4 बात सुना दी। नमन बोला, आज के बाद मेरे पास फ़ोन करने की कोशिश मत करना। तुम लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ज़रा सी बात पर तुम लोगों ने इतना बड़ा बवंडर बना दिया। आज के बाद मैं कभी वहाँ नहीं आऊँगा और अपनी पत्नी को भी कभी नहीं लाऊंगा। और जिस लड़की से शादी करने की बात को लेकर आप लोग इतना तमाशा बना रहे थे ना, मैंने उसी लड़की से शादी की है। अजीत जी की आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हमारी परवरिश में कहाँ कमी रह गई जो हमारा बेटा इतना नालायक निकला। उधर कमला जी किचन से चाय बनाकर बाहर निकली तो अजीत जी की आंखों से निकलते हुए आंसुओं को देखकर एकदम से घबरा गईं और बोली, क्या हुआ आपको? क्यों रो रहे हैं आप? चुप हो जाइए, मुझे बताइए क्या हुआ है। नमन ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? अजीत जी अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोले, तुम्हारा बेटा तो बिल्कुल ठीक है कमला, बस हमारे हालात बिगड़ गए हैं। हमारी किस्मत हमसे रूठ गई है शायद। जो वक्त हमने अब तक नहीं देखा, शायद अब वही वक्त देखने का समय आ गया है। कमला जी ने बहुत पूछा, तब जाकर अजीत जी ने उन्हें बताया कि नमन ने उनसे किस तरह बात की। कमला जी को जब यह पता चला तो वह गुस्से में बोली, आप उसे फ़ोन लगाइए, मैं उससे बात करती हूँ। उसका दिमाग खराब हो गया है। उस लड़की ने पता नहीं उस पर क्या जादू कर दिया है। उसे अपने माँ बाप दिखाई नहीं देते। अजीत जी तो अब तक समझ चुके थे कि अब उनके बेटे में उनका कुछ रहा ही नहीं है। अब तो बस जैसे भी है और जो भी है, उनकी अपनी केवल पत्नी है। बेटा तो केवल नाम का रह गया है। लेकिन कमला जी अभी तक
इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थीं। अपने बेटे पर अपना अधिकार मानकर वह उसे कभी भी कॉल करने लगती और अजीत जी को इस बात का डर सताता कि कहीं नमन ने उनसे भी कुछ कह दिया तो क्या होगा। वैसे भी अजीत जी का था ही कौन उनकी पत्नी के अलावा। ऐसे में अगर उन्हें कुछ हो जाता तो अजीत जी खुद को नहीं संभाल पाते। इसीलिए वह अक्सर ही अपनी पत्नी से मना किया करते थे कि नमन बिजी रहता है, तुम हर वक्त उसे परेशान मत किया करो। और एक दिन वही हुआ जिसका अजीत जी को डर था। नमन ने फोन नहीं उठाया और कमला जी बार बार फोन कर रही थीं। नमन ने गुस्से में फोन उठाकर कहा, एक बार में समझ नहीं आता, जब फोन नहीं उठा रहा हूँ इसका मतलब मैं बिजी ही होऊंगा। आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि जब कोई इंसान एक बार फ़ोन काट दे तो दोबारा फ़ोन नहीं करना चाहिए। आपको अभी तक समझ नहीं आया कि मुझे आप लोगों से कोई मतलब नहीं रखना है। क्यों आप लोग हर समय मेरे पीछे पड़े रहते हैं। कमला जी की तबीयत पिछले कुछ दिनों से वैसे भी खराब थी और जब उनके इकलौते बेटे ने उनसे इस तरह बात की तो वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं और धीरे धीरे उनकी तबीयत दिन ब दिन गिरती चली गई और एक दिन वह चक्कर खाकर बीच बाजार में गिर पड़ी। कुछ राहगीरों की मदद से उन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया। किसी पड़ोसी ने अजीत जी को खबर की तो वह अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टर से बात करने के बाद पता चला कि कमला जी की किडनी फेल हो चुकी है। उन्हें यदि डोनर मिल जाता है तब वे अपना बाकी का जीवन जी सकेंगी, अन्यथा कुछ कहा नहीं जा सकता कि उनके पास कितना समय है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 महीने का समय उनके पास है। डॉक्टर ने जब अजीत जी को यह बताया तो उस समय उनके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि अपनी जीवन संगिनी को वह कैसे बचाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ पहले ही अपने बेटे के ऊपर न्यौछावर कर दिया था। अब बचा कुचा एक घर ही था। इन सब सोच विचार में डूबे हुए अजीत जी को जब नर्स ने बुलाया और वह अंदर गए तो कमला जी के पूछने पर वह सच नहीं बोल पाए कि तुम्हारा बेटा आज 2 दिन बाद भी तुम्हें देखने नहीं आया। उन्होंने कमला जी की तबीयत और ना बिगड़ जाए इस डर के कारण झूठ कह दिया कि तुम्हारा बेटा अभी आया था, लेकिन जब वह आया था तब तुम सो रही थीं। बाहर निकलकर बैठे हुए अजीत जी अब गहरी सोच में डूबे हुए थे कि जब कल कमला मुझसे पूछेगी कि उसका बेटा क्यों नहीं आया तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। साथ ही साथ उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि वह कमला जी का इलाज कैसे करवाएंगे, क्योंकि उनके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे। इसके अलावा वह दाता कहाँ ढूंढेंगे जो कमला जी को अपनी किडनी दे सके, क्योंकि उनका बेटा तो यह सब करने से रहा। पेंशन के पैसों से जैसे तैसे वह दोनों अपना खर्चा चला रहे थे। बची कुछ हुई रकम ही थी जो उन्होंने जमा की थी। वह तो कमला जी के इलाज के लिए जो पैसे चाहिए थे उनमें ऐसे थी जैसे सागर में एक लोटा पानी बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही उन पैसों का उस रकम पर कोई फर्क नहीं पड़ता जो कमला जी को बचाने के लिए चाहिए थी। बेचारे चिंता में डूबे जा रहे थे। यही सब सोचते सोचते वह पानी पीने के लिए जा ही रहे थे कि तभी अचानक वह किसी आदमी से टकरा गए और माफ़ी मांगते हुए जैसे ही उन्होंने अपनी नज़रें उठाईं तो एकाएक उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह हंसते हुए उस आदमी को गले लगाते हुए बोले, अरे तुम कैसे हो भाई रजनीश। सामने वाला व्यक्ति भी अजीत जी को गले लगाता हुआ बोला, अरे भाई मैं तो अच्छा हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो। आज कितने वर्षों बाद तुमसे मिलना हुआ और वह भी अस्पताल में। सब ठीक तो है? तुम यहाँ कैसे आए हो? अजीत जी ने उस आदमी से पूछा
तो उसने उत्तर दिया, कुछ नहीं भाई, दरअसल कुछ समय से पेट में दुखन की शिकायत है, तो सोचा कि डॉक्टर को दिखा देता हूँ, बस इसीलिए अस्पताल आया था। और तुम सुनाओ, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो कोई परेशानी नहीं है? अजीत जी बोले, अरे नहीं यार, मैं तो ठीक हूँ, बस तुम्हारी भाभी यहाँ एडमिट हैं, तो बस मैं उन्हीं के साथ यहाँ हूँ। रजनीश जी बोले, क्या हुआ भाभी जी को? सब ठीक तो है? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? अजीत जी वैसे भी बहुत ज्यादा परेशान थे। वे अपना दुख कब से किसी अपने से बांटना चाहते थे, पर उन्हें कोई ऐसा इंसान मिला ही नहीं जिससे वह अपनी तकलीफ बांट सकें। पर आज इतने दिनों बाद किसी का अपनापन मिला, तो उन्होंने अपनी जीवन की किताब उनके सामने खोलकर रख दी। अजीत जी ने रजनीश जी को सारी बात बताई और रजनीश जी यह सब सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि अजीत जी जिन्होंने अपने पिता की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया, आज उनका बेटा अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता, यहाँ तक कि वह उन्हें देखने भी नहीं आ सकता। रजनीश जी को भी यह सुनकर बड़ा दुख हुआ, किंतु वह दुखी होकर अजीत जी के आंसुओं का सैलाब बढ़ाना नहीं चाहते थे, इसलिए वह अजीत जी को ढांढस बंधाते हुए बोले, मित्र, यह समय रोने या हिम्मत हारने का नहीं है, बल्कि यह समय तो संयम, धैर्य और दिमाग से काम लेने का है। यह समय है उन लोगों को सबक सिखाने का जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। अपनी औलाद को यह बता दो कि तुम अभी भी उनके ऊपर निर्भर नहीं हो और ना ही उन्होंने तुम पर कोई एहसान किया है। तुम उनसे यदि कुछ मांग भी रहे हो तो वह तुम्हारा अधिकार है, जो कि उन्होंने तुम्हें प्यार से नहीं दिया, तो अब तुम सख्ती से अपना अधिकार मांगो। अजीत जी प्रश्न भरी निगाहों से रजनीश जी की तरफ देखने लगे। तब रजनीश जी बोले, मित्र, तुम्हें खुद को थोड़ा सा कठोर बनाना होगा, तभी तुम अपनी औलाद को सबक सिखा सकते हो। रजनीश जी ने अजीत जी को जैसे जैसे बताया, अजीत जी ने भी बिल्कुल वैसे वैसे ही किया। उन्होंने अगले ही दिन अपने बेटे पर केस दर्ज कर दिया, धोखाधड़ी का केस उन्होंने अपने बेटे पर लगाया और उससे अपने रिटायरमेंट के वक्त मिली हुई रकम की वापसी करने की मांग की। विदेश में रह रहे नमन को जब नोटिस पहुंचा तो वह अगले ही दिन इंडिया आ पहुंचा। भारत पहुंचते ही वह अपने पिता से मिलने उनके घर पहुंचा, जहां से उन्होंने नमन को यह कहकर भगा दिया कि आगे की बात तुमसे मेरा लॉयर करेगा और अगर तुम वह पैसे देने के लिए तैयार हो तो मैं यह केस वापस लेने के लिए भी तैयार हूँ। इस पर नमन बोला, वह पैसे मेरे पास नहीं है, वह पैसे कब का खर्च हो चुके हैं। और कैसे बाप हैं आप? आपको इतनी सी भी शर्म नहीं है? अपने बेटे पर भला कौन बाप केस करता है? अजीत जी नमन के आगे हाथ जोड़ते हुए बोले, मेहरबानी करके निकल जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने दरवाजे पर आए हुए किसी मेहमान को धक्के देकर निकालूं, और यह सब बातें तुम तो मेरे सामने ना ही करो तो अच्छा होगा। कहते हुए उन्होंने नमन के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। अगले दिन तक यह बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई कि एक बूढ़े पिता ने अपने ही बेटे पर केस दर्ज किया है, जिसका कारण है उनके बेटे द्वारा की गई धोखाधड़ी, जिसने धोखे से अपने पिता के सारे पैसे हथिया लिए और जब मुसीबत के समय उनका साथ देने की बारी आई तो अपने हाथ झाड़कर अलग हो गया। नमन को अपनी बदनामी होता देख बहुत बुरा लग रहा था। वह कोर्ट पहुंचा और वहां जाकर उसने एक लॉयर से बात की। रजनीश जी ने लोकल न्यूज़ रिपोर्टर की मदद से इस बात को आसपास के सभी शहरों में पहुंचा दिया। सभी न्यूज़पेपर में ब्रेकिंग न्यूज़ या हेडलाइंस के तौर पर यही खबर थी कि कैसे एक बेटे ने अपने बाप के साथ धोखा किया और माँ को
अंत समय पर भी देखने तक का नहीं सोचा। यहाँ तक कि उन्हें मरते हुए छोड़ वह विदेश में ऐश कर रहा था। नमन अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भारत लेकर आया था, क्योंकि नमन भारतीय था और वह हिंदी भाषा बोलता था, तो उसकी पत्नी और उसके बच्चे को भी हिंदी आती थी। नमन का 5-6 साल का बेटा होटल में घूम रहा था। जब रूम सर्विस का एक आदमी चाय लेकर आया, तब उसने न्यूज़पेपर में अपने पापा की फोटो देखी, जिसे देखकर वह पहले तो डर गया। फिर उसने चाय देने जो आया था उस व्यक्ति से पूछा, तो उस स्टाफ के आदमी ने बताया कि यह आदमी जिसकी फोटो इस अखबार में छपी है वह बहुत बड़ा धोखेबाज है, बहुत ही नालायक इंसान है। यह इतना गंदा इंसान है बेटा, ये बहुत बुरा आदमी है, इसके बारे में मत पूछो। इसने तो अपने बाप और माँ को उनके बुढ़ापे में मरने के लिए छोड़ दिया और धोखे से उनके सारे पैसे हड़प लिए। नमन जब कोर्ट से होकर वापस लौटा तो उसका बेटा नमन से बोला, पापा आप धोखेबाज और नालायक बेटे हैं। अपने छोटे से बेटे के मुंह से यह सुनकर पानी पीता हुआ नमन रुक गया और उसका पानी गले में ही अटक गया। वह आश्चर्य के साथ बोला, यह सब तुम क्या कह रहे हो और तुम्हें यह सब किसने सिखाया? तब वह छोटा बच्चा बोला, आपने अपने पापा के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों किया? आपने उनको चीट क्यों किया पापा? आपने उनके सारे पैसे छीन लिए और अब आपकी मम्मा बीमार है तो आप उन्हें देखने भी नहीं जाते। नमन बोला, बेटा मैं यह सब आपके फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ, इसे चीट करना नहीं कहते। इंसान को अपने बारे में सोचना चाहिए। तब उसका बेटा बोला, पापा जब आप बूढ़े हो जाओगे और मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी ऐसे ही करूंगा और आपके सारे पैसे ले लूंगा, क्योंकि मुझे भी तो अपने बारे में सोचना चाहिए ना पापा। बच्चों ने मासूमियत से जवाब दिया, लेकिन इस बार इस बच्चे के जवाब ने नमन को हिलाकर रख दिया। अपने बेटे के मुंह से जब उसने सुना कि उसका बेटा बड़ा होकर उसे भी इसी तरह छोड़ देगा, दर दर की ठोकर खाने को, तब उसे एहसास हुआ कि उसके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी, जिन्होंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, अपनी सारी खुशियाँ त्याग दी, अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर कर दिया, और आज जब उन्हें इसकी ज़रूरत है तो उसने अपने हाथ झाड़ लिए। पूरे शहर में नमन का केस इतना ज़्यादा हाईलाइट हो चुका था कि इसके बारे में लगभग शहर के हर व्यक्ति को सब कुछ पता था। एक बुजुर्ग महिला की जिंदगी इस केस के ऊपर निर्भर थी, अतः इस केस को बहुत सीरियसली लेकर जल्द से जल्द इस पर सुनवाई की गई। अदालत में नमन और अजीत जी दोनों को बुलाया गया और वकील ने अपनी कार्यवाही शुरू की। अजीत जी के वकील ने नमन से सवाल करने शुरू किए तो नमन की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वैसे भी आज नमन की आंखों में चालाकी और फरेब की जगह पछतावा और दुख था। जब जज साहब ने अजीत जी से पूछा कि आपने अपने बेटे पर केस क्यों किया है, तो अजीत जी ने उन्हें सारी बात सच सच बता दी। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने अपने बच्चों के लिए क्या किया क्या नहीं, किन हालातों में उन्होंने विदेश भेजा, उन्होंने सब कुछ बताया। अपनी जीवन गाथा बताते बताते वह अपनी भावनाओं पर काबू न रख सके और वहीं सबके सामने फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें यूं रोता देख और सच्चाई सुनकर वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए कि आखिर कैसे औलाद अपने माता पिता के समय पर अपना बचपन भूल जाती है, कैसे बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। नमन को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वह सबके सामने अपनी गलती मान लेता है और हाथ जोड़कर अजीत जी से माफ़ी मांगता है और उन्हें उनके सारे पैसे वापस लौटाने का वादा करता है। यहाँ तक कि
वह अपनी माँ को किडनी देने के लिए भी तैयार हो जाता है। अब जब वह अपने पिता को पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है तो अजीत जी भी अपना केस वापस ले लेते हैं और नमन को लेकर अस्पताल जाते हैं, जहां कमला जी एडमिट थीं, जो कि लगभग कंकाल में तब्दील हो चुकी थी। उनके कमजोर चेहरे पर बेहद झुर्रियां अपनी झुकी हुई आंखों से जब उन्होंने अपने बेटे को देखा तो वह मुस्कुरा दी और अपने कांपते हुए हाथों से अपने बेटे को अपने पास बुलाया। आज पहली बार नमन अपनी माँ की हालत देख नहीं पा रहा था। अपनी माँ को इस हालत में देखकर उससे रुका न गया और वह उनका हाथ पकड़कर रोने लगा। अपना सर अपनी माँ के बेड पर रखकर वह रोता रहा और उनसे माफी मांगता रहा। अजीत जी अब कुछ संतुष्ट थे। कमला जी के सर पर हाथ रखकर सहलाते हुए बोले, फिक्र मत करो, मैं यहीं हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और अब तो तुम्हारा बेटा भी आ गया है, अब तो खुश हो ना। कमला जी ने हंसते हुए गर्दन हिला दी। अगले ही दिन नमन के सारे चेकअप हुए और किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर शुरू कर दिया गया। अचानक से 1 महीने की छुट्टी के कारण नमन की नौकरी छूट गई और अब उसने भारत में ही अपने लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढ ली। वह अब अपने माता पिता के साथ ही रहने लगा, उसकी पत्नी और उसका बेटा भी। कमला जी और अजीत जी अपने बेटे और बहू और पोते का साथ पाकर बहुत ज़्यादा खुश थे। आज वे दोनों अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहते हैं, लेकिन आज भी अजीत जी उस वाक्य को नहीं भूल पाए हैं और ना ही नमन भूल पाया है। नमन को इस बात का डर सताता है कि कहीं उसका बेटा बड़ा होकर उसके साथ ऐसा न करे जैसा उसने अपने पिता के साथ किया। अब उसे एक पिता के दर्द, चिंता और जिम्मेदारी का एहसास होता है। दोस्तों, इंसान अपने माता पिता की दुविधा केवल तभी समझ सकता है जब वह खुद माँ बाप बन जाता है। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।